बायोटिक कम्युनिटी को पढ़ रहे थे और बायोटिक कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं और बायोटिक कम्युनिटी के कैरेक्टर के अंदर पहला कैरेक्टर हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ा है, लेकिन हमने साथ के साथ आपसे कहा कि स्पीसीज डाइवर्सिटी किसी जगह पर बहुत ज़्यादा है तो किसी जगह पर बहुत कम है बेटा। कहीं ज़्यादा तो क्यों ज़्यादा, कहीं कम तो क्यों कम। इसको कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं और इन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर आपने पढ़ लिया है टाइप ऑफ एरिया। चुका है पढ़? और इसके अंदर यहां पर आप बच्चे जानते हैं कि आपने दो टर्म लिख ली है कि हमारी बायोटिक कम्युनिटी किस लैटिट्यूड और किस एल्टीट्यूड पर है, उसकी बेसिस पर उसकी डाइवर्सिटी कम ज़्यादा होगी, ये बात हो चुकी है बेटा। आज एक और फैक्टर आ रहा है, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, यहां तक हो चुका है। आज एक और फैक्टर आ रहा है और वो है क्लाइमेट। और क्लाइमेट में मैं 3 चीजें लिखूंगा यहां पर। पीछे वाले बच्चों ध्यान दो बेटा, इधर बोर्ड पे, मोबाइल बाद में देखना। इधर छोटू दिख रहा है आप लोगों को? तो इससे नीचे नीचे क्यों लग रहे हो तुम लोग? बैठे तो हो ना, बैठे हो ना बेटा? अच्छा चलिए, क्लाइमेट में 3 बातें यहां पर है। पहला टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल और तीसरा है लाइट। टेम्परेचर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, जो इफेक्ट करता है डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्ट डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज को इफेक्ट करता है। जैसे ही मैंने ये लिखा, आप बच्चों के मन में तुरंत आएगा कि सर डाइवर्सिटी का मतलब तो समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं और प्लांट का ही नाम क्यों लिखा। आओ बेटा इसको हम समझते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए इस तरह का एक डायग्राम बनाया था जिसमें आपसे कहा था कि ये नॉर्थ और ये साउथ है और यहाँ पर ये एरिया हमने इस तरह से बना लिए थे बेटा, जिसमें इस वाले एरिया को आपने किस नाम से पुकारा था और ये वाला क्या था बेटा? सब ट्रॉपिकल। और ये क्या था? ओहो, टेम्परेट था क्या? और इसे क्या नाम? क्या ऐसे साउथ में भी होगा? तो एक्सट्रीम साउथ को क्या कहेंगे? गजब हो गया। क्या ट्रॉपिकल एरिया में मिलने वाले फॉरेस्ट का नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है? अच्छा बताओ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 2 तरह के ट्री कौन कौन से बताए थे? होपिया और डिप्टेरोकार्पस। होपिया, डिप्टेरोकार्पस, यही लिखा था बेटा। थोड़ा ऊपर चलो, टेम्परेचर वही है कि कम हो गया? प्लांट का टाइप वही है कि बदल गया? अरे अब साल और टीक आ गया। साल और टीक, साल शोरिया रोबस्टा, टीक टेक्टोना ग्रैंडिस। नाम तो सुने ही होंगे आपने, नहीं सुने रहे? आ जाए, प्लांट एनाटोमी में आ जाएंगे बेटा। तो शोरिया रोबस्टा, टेक्टोना ग्रैंडिस, साल और टीक को कहते हैं। आप तो साल और टीक ही याद रखो। थोड़ा और ऊपर चलो, टेम्परेचर वही है कि कम हो गया? प्लांट का टाइप वही है कि बदल गया? ओहो बेटा, ओ कहाँ गया? थोड़ा और ऊपर चलो, अब तो यहाँ पर पाइनस आ रहा है। थोड़ा और ऊपर चलो, अब ट्री नहीं है, अब तो लाइकेन और मॉस यहाँ पर है, क्योंकि अब बर्फ से ढका हुआ इलाका आ चुका है। अब ट्री लेस एरिया यहाँ पर है और लाइकेन और मॉस जैसी वेजिटेशन होगी। तो क्या टेम्परेचर की वजह से ये डिसाइड हो रहा है कि होपिया डिप्टेरोकार्पस कहाँ से कहाँ तक? साल और टीक कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? यही तो डिस्ट्रीब्यूशन है।
इसी को तो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कहां से कहां तक, उसी को तो डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो क्या टेम्परेचर डाइवर्सिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फर्क डालता है? बिल्कुल बेटा, यही हो रहा है, डाइवर्सिटी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को इफेक्ट कर रहा है। फिर आप कहेंगे कि प्लांट का इनाम क्यों लिखा? लिखेंगे हम, क्योंकि हम पहले चुके हैं बोल, जैसा प्लांट वैसा माइक्रोब अपने आप आ जाता है। तो सबसे पहले कौन डिसाइड होगा? प्लांट, है ना बेटा? यहां टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। अगर टेम्परेचर ही सब कुछ होता तो डेजर्ट की डाइवर्सिटी भी गजब की होती। अरे रेनफॉल का भी इंपॉर्टेंस है यार। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन मानेंगे आप? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेनफॉल को कंसिडर किया जाएगा बेटा। क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन सुन के आंसर देंगे आप। डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर है टेम्परेचर, रेनफॉल, बोथ। अरे बोथ रे यार, जब है ना बोथ तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को ले लो ना यार। बोथ ऑप्शन में नहीं है। अरे टेम्परेचर भी ऑप्शन में नहीं है। ये याद रहेगा। अगर बोथ आता है तो बहुत करो, बोथ नहीं है तो रेनफॉल टेम्परेचर में टेम्परेचर करो, टेम्परेचर भी नहीं है तो रेनफॉल करो। हैं? क्वेश्चन वही बनता है जिसका कोई आंसर हो। ये कह रहा है रेनफॉल भी नहीं है ये बेटा क्वेश्चन वही बनता है जिसका कोई आंसर आता हो। समझ रहे हो आप? तो यहां पर याद रखो रे, पहली प्रायोरिटी टेम्परेचर को रहेगी। टेम्परेचर अगर ऑप्शन में नहीं है तो उस केस में वहां पर रेनफॉल जाएगा, और बोथ है तो बोथ पे जाना ही है। तो क्या टेम्परेचर और रेनफॉल की रेंज बदलने से प्लांट का टाइप बदलता है? क्या प्लांट का टाइप बदलने से बायोटिक बदलता है? क्या बायोटिक बदलने से इकोसिस्टम बदलता है? और बड़े एरिया में बदलता है तो बायोम बदलता है। अब क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, बायोम का टाइप डिटरमाइन करने के लिए कौन से दो एबायोटिक फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है? टेम्परेचर और तभी तो एनसीईआरटी ने ग्राफ इन दोनों के बीच ही बनाया है। पता दो जीरो पे जो ग्राफ आपको एनसीईआरटी बना रही है बेटा, वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन लिखा है, क्योंकि स्नोफॉल को साथ में लेकर रेनफॉल प्लस स्नोफॉल प्रेसिपिटेशन कहलाता है बेटा। तो टेम्परेचर और रेनफॉल के बीच ही ग्राफ क्यों? आज बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि यही तो दो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। ये बात दूर कहीं चलकर बायोम जब दोबारा पढ़ाऊंगा तो फिर से पूछूंगा आपसे, आंसर सही आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं ना बात को? चलो, यहां लाइट कब आंसर करे? वैसे तो लाइट और टेम्परेचर दोनों को रिलेटेड है बेटा। जहां लाइट ज्यादा वहां का टेम्परेचर, लेकिन हर जगह ऐसा हो क्या जरूरी है क्या? अरे कुछ ऐसे भी तो एरिया है जहां बिना लाइट के टेम्परेचर बढ़ जाता है यार। डीप ओशन एरिया, जहां पर अर्थ की हीट ही निकल के आ रही है यार, लाइट नहीं पहुंचती फिर भी टेम्परेचर ज्यादा है। तो लाइट कब आंसर करे? जब बात होती है फोटोसिंथेसिस की, जब बात होती है प्रोडक्टिविटी की, जब बात है फोटोसिंथेसिस या कह दीजिए प्रोडक्टिविटी, तो आपका आंसर लाइट होगा। ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन आ रहा है, प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट। जे डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला ये कब क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से तुरंत आंसर आ जाना चाहिए बेटा। नेक्स्ट एक और हमारे पास में यहां फैक्टर आता है और वो है टाइप ऑफ सॉइल। और आज तो बस इतना कह दो रे बेटा यार, सॉइल रिलेटेड फैक्टर एडिफिक फैक्टर कहलाते हैं। सॉइल रिलेटेड फैक्टर क्या कहलाते हैं? एडिफिक फैक्टर। एडिफिक टर्म एडिपोज से बनी है।
एडिफिक टर्म एडिपोज से बनी। एडिपोज का मीनिंग है अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर सॉइल ही तो होती है। आप सेंटर से ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है? सॉइल। और सॉइल से रिलेटेड फैक्टर क्या कहलाते हैं? पार्टिकल साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर मूवमेंट, यही एडिफिक फैक्टर है। क्या इनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है? और प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है तो क्या डाइवर्सिटी पे पड़ता है? तो याद रखो बेटा, एडिफिक फैक्टर डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। तो ये बातें डिटेल से मैं आपको सॉइल में बताऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर आता है एक और वो है साइज ऑफ एरिया। सब बच्चे याद रखना, जैसे जैसे आप एरिया साइज बढ़ाते 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 जाते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी बढ़ती 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 जाती है। जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ाते 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 जाओगे वैसे डाइवर्सिटी, लेकिन एक लिमिट तक, बट अप टू अ लिमिट। अप टू अ लिमिट ही ऐसा होता है। आप कहे सर ये लिमिट का क्या मतलब है? ये लिमिट में ही क्यों हो रहा है? ये हमेशा के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है? आओ चलें एक इकोसिस्टम में चलते हैं, देखें वहां चल के देखते हैं। ये रहा एक इकोसिस्टम। अरे ज्यादा हो गया तो यार। हाँ सही है मामला। बहुत यार ये लाइन कैसे हटेगी बेटा यार? ये ऐसे रहेगी? ये वाला, ये वाला पेन ब्लैक लूं और ब्लैक लेके उस पे ऐसे घुमा। यार छोरा होशियार तो है यार ये छोरा यार। ये कहाँ हो रही है यार बेटा यार? प्रैक्टिस करो बेटा। चलो आओ एक इकोसिस्टम में चलते हैं। ये रहा एक इकोसिस्टम। ये देखें बेटा, ये रहा एक इकोसिस्टम। यहां पर याद रखो कि 4 रस्सियां हाथ में ले लेना। क्या करना है मैं बताता हूं। ये देखो, पहले आपने 1-1 मीटर की 4 रस्सी लेकर एक ब्लॉक बना दिया। यहां पर आपने नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट किया तो पता लगा 5 है। रस्सियों की साइज बढ़ाओ। अब जब आपने साइज बढ़ाई तो 5 तो पुरानी थी ही, 5 नई और मिल गई, 10 हो गई। रस्सियों की साइज और बढ़ाओ रे बेटा। 10 तो पुरानी थी ही, 5 और नई मिल गई, 15। थोड़ी साइज और बढ़ा दो, अच्छा 20 हो गई, ठीक है। और साइज बढ़ाओ बेटा। और यार ये 20 के 20 रिपीट हो रही है यार, कोई नई आई नहीं। वही सारी स्पीसीज है जो पुराने एरिया में थी। एक बार और साइज बढ़ाओ, फिर वापस 20 है यार। ओ हो, कोई नई स्पीसीज मिलती नहीं है, वही स्पीसीज रिपीट हो रही है जो पुराने एरिया में थी। जैसे मान लीजिए अनअकैडमी से आपकी छुट्टी और आप घर जा रहे तो पहले गली में मुड़े तो आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी सोचते जा रहे थे। आपने सोचा यार कोटा में भी गजब की डाइवर्सिटी है। जैसे आप पहली गली में मुड़ते हैं तो आपको काऊ दिखती है, आपने काउंट कर लिया कि यार 1 स्पीसीज हो गई। जैसे दूसरी गली में मुड़े तो आपको डॉग नजर आया, 2 स्पीसीज हो गई बेटा। तीसरी गली में मुड़े तो कैट दिख गई, आपने 3 स्पीसीज कर ली। अरे यार एक से दूसरी गली में जाते हैं तो एरिया साइज बढ़ती है, डाइवर्सिटी बढ़ती है बेटा।
फिर आप तीसरी गली में मुड़ते हैं तो भी डाइवर्सिटी बढ़ती है, लेकिन नेक्स्ट और गली में मुड़ते हैं फिर काउंट नजर आती है, क्या काउंट करोगे क्या? समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा है तो 3 गलियों तक ही डाइवर्सिटी बढ़ती है। अपने एग्जाम्पल में जो अभी मैंने बोला, 3 गलियों तक ही डाइवर्सिटी बढ़ती है, उसके बाद तो फिर वही रिपीट हो रही है जो पहले वाले गलियों में थी। इसमें वो क्या है? अगर ऐसा है तो समझ जाइए बेटा, एरिया साइज बढ़ाने से डाइवर्सिटी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट का क्या मीनिंग है? बात क्लियर हो रही है? एक टाइम के बाद वही स्पीसीज बार बार रिपीट हो रही है जो पहले वाले एरिया में थी, तो बेटा यहाँ पर एक टाइम तक ही डाइवर्सिटी बढ़ती है, बाकी वही रिपीट हो रहा है जो पहले वाले एरिया में था। ये बात सब बच्चों क्लियर है? तो अभी हमने 4 फैक्टर यहाँ पर पढ़ लिए जो डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमने यहाँ पर पढ़ा है और वो है बेटा यहाँ, वो है यहाँ पर टाइप ऑफ एरिया। दूसरा हमने पढ़ा है यहाँ पर क्लाइमेट। तीसरा टाइप ऑफ सॉइल और नेक्स्ट साइज ऑफ एरिया। ये मुझे बढ़ाना है साइज या फिर ठीक है ये सही? दिख पा रहा है क्या? नहीं दिख रहा पीछे वाले बच्चों को? चल छपाए। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर हम। दिख पा रहा है बेटा? अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो डायरेक्ट मेरे से पूछना है, आसपास वाले से नहीं पूछना बेटा। पास वाले को समझ में आ रहा है उससे पूछकर कंफ्यूज मत करो, वो पहले ही आपसे परेशान चल रहा है। वो तो यारी दोस्ती की वजह से कह नहीं रहा आपसे, बहुत परेशान है आपसे। हाँ बेटा, क्या? सॉइल से रिलेटेड फैक्टर एडेफिक फैक्टर है। एडेफिक फैक्टर जो पार्टिकल साइज होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एयर मूवमेंट होता है, न्यूट्रिएंट मिनरल होता है, इन सब से प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, तो डाइवर्सिटी पे भी पड़ता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बोल आ गया ना? हटा दो बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन इस बात के लिए कर रहे हैं, वो तो नाम क्वेश्चन है, पर्पस तो समझाना ही है। इस बात के लिए कर रहे हैं कि वैसे तो डाइवर्सिटी नंबर ऑफ स्पीसीज से देखी जाती है, लेकिन तब क्या होगा जब 2 एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर आ जाए, तो डाइवर्सिटी कैसे देखते हैं? आओ समझते हैं बेटा हम। अभी आगे चलकर आपके सामने मैं कुछ एरिया लिखूंगा। जिन एरिया में मैं ABC लिखूं, आप बच्चे समझ जाना कि वो बर्ड की स्पीसीज है। तीनों A भी बर्ड है, B भी बर्ड है, C भी, लेकिन अलग अलग है बेटा। जैसे मान लीजिए ये तोता, ये कौवा, ये कबूतर, समझ रहे हो आप? है तीनों बर्ड, लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। आगे चलकर जहां भी मैं X लिखूं उसका मीनिंग मैमल होगा। आगे चलकर जहां भी मैं 1 लिखूं उसका मतलब, या I कह दीजिए, इसका मतलब इंसेक्ट होगा बेटा। तो जे रहा एरिया 1। ये देखिए आप, यहां आप बच्चे देख सकते हैं कि यहां A भी है, यहां B भी है, C भी है। बताओ कितनी स्पीसीज है? 3। कौन एक कह रहा है? समझाया था ना अभी, 3 स्पीसीज। क्या तीनों बर्ड हैं? तो टैक्सोनॉमी के हिसाब से रिलेटेड है, टैक्सोनॉमिकल रिलेटेड है। ठीक बात। ये रहा एरिया 2। यहां भी आप बच्चे देख सकते हैं कि A भी है, B भी है, C भी है। कितनी स्पीसीज? क्या ये भी बेटा यहां पर रिलेटेड है?
अब आराम से सुनेंगे आप। एरिया 1 और 2 दोनों में नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर बराबर है। वहां भी 3 स्पीसीज, यहां भी 3 स्पीसीज, अरे वहां भी रिलेटेड, यहां भी रिलेटेड। अब अगर आपसे कोई डाइवर्सिटी पूछता है तो नंबर ऑफ स्पीसीज नहीं देख सकते क्योंकि वो तो बराबर है। अब आपको ये देखना है कि किस एरिया में ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, मतलब इक्वल है, मतलब समान है। अगर ऐसा है तो जहां समान डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा मानी जाएगी। ये नियम ही है, इसके पीछे क्यों मत लगाना कि जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। अरे यहां तो कोई एक ही ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है, लेकिन यहां तीनों बराबर बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बताओ एरिया 1, एरिया 2 किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा? पक्की बात है, क्योंकि उसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। तो एरिया 2 मोर डाइवर्स देन एरिया 1। ये रहा एरिया 3। एरिया 3 के अंदर आप बच्चे देख सकते हैं कि यहां पर ए भी है, एक्स भी है, 1 भी है। कितने स्पीसीज? यहां पर 3 स्पीसीज है। बताइए बेटा, यहां पर आप बच्चे देख पा रहे हैं कि क्या ये रिलेटेड है कि अनरिलेटेड? अनरिलेटेड है। अब एरिया 2 और एरिया 3 को ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर बराबर है। यहां भी इवन, यहां भी इवन। अब आपका वेटेज अनरिलेटेड को जाएगा। जहां अनरिलेटेड ज्यादा उसकी डाइवर्सिटी, अरे पहुंच पा रहा है बेटा? तो एरिया 3 सबसे ज्यादा डाइवर्स है। एरिया 3 के पास 2 क्वालिटी है, इवन भी है, अनरिलेटेड भी है। इवन भी है, अनरिलेटेड। तो एरिया 3 के पास 2 क्वालिटी, वो सबसे ज्यादा डाइवर्स माना जाएगा बेटा। एरिया 4 भी आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। एरिया 4 यहां पर ये रहा, ए भी है, एक्स भी है, आई भी है, बी भी है। एरिया 3 और 4 में क्यों 4? नंबर ऑफ स्पीसीज ही ज्यादा है। तो दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लेना बेटा, जब नंबर ऑफ स्पीसीज ही ज्यादा होती है तो कौन इवन कौन अनइवन, कौन रिलेटेड कौन अनरिलेटेड, हमें क्या करना? जिसकी नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा। अरे इवन अनरिलेटेड तब देखते हैं जब बराबर हो। पहुंच पा रहा है बेटा? अगर ऐसा है तो यहां पर ये ज्यादा डाइवर्स होगा। ये रहा एरिया 5, यहां पर ए भी है, एक्स भी है, आई भी है, बी भी है, बी भी है। बताओ बताओ 4 और 5 में क्यों 5? इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अरे 4 और 5 में पूछ रहा हूं मैं, तो 5 ही ज्यादा हुआ ना बेटा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास में है। अब तो बात समझ में आ रही है? चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये रहा क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में 2 एरिया, एरिया 1, एरिया 2। यहाँ पर काऊ भी है, चूहा भी है, बर्ड भी है, यहाँ काऊ भी है, इंसेक्ट भी है, बर्ड भी है। बताओ एरिया 2 और 1 बराबर बराबर डाइवर्स कि कम ज्यादा? कम ज्यादा। कौन ज्यादा डाइवर्स है? 2, क्योंकि आप तो जानते हो कि काऊ और रेड दोनों मैमल हैं। वो कंप्लीट अनरिलेटेड है बेटा, और जो कंप्लीट अनरिलेटेड है उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा। बात समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब अब आप बच्चे समझ गए कि जब कभी भी कहीं भी आप स्पीसीज डाइवर्सिटी को देखते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी को देखने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ स्पीसीज को देखना जरूरी है। जहां नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होगी वहां की डाइवर्सिटी ज्यादा मानी जाएगी। इसे आप स्पीसीज रिचनेस के नाम से भी पुकारते हैं बेटा। यहाँ पर फिर आप इवन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करने लग जाते हैं बेटा। ये तब की बात है जब नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर बराबर होती है। यहाँ पर टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड भी देखने लग जाते हैं बेटा। ये तब की बातें हैं जब नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर बराबर होती है। यहाँ तक की बात सब बच्चों को क्लियर है? जरा एक बात सुनो तो, क्या मैं सच कह रहा हूं? पहली प्रायोरिटी नंबर ऑफ स्पीसीज को,
इन दोनों में किसको वेटेज देना है प्रैक्टिकल डिसाइड होगा। एरिया 1 और 2 उधर वाला, क्या अनरिलेटेड को वेटेज दूं क्या? है ही नहीं। समझ रहे हैं आप बात? एरिया 2 और 3 में क्या E1 को वेटेज दूं क्या? दोनों E1 है। अरे नहीं समझे क्या बात को? तो इन दोनों में किसको वेटेज देना है प्रैक्टिकल डिसाइड होगा, एरिया देख के डिसाइड होगा। और वो तो सबसे ज्यादा वेटेज पे है ही। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा तो डाइवर्सिटी ज्यादा। छपाएंगे। बेटा दूसरा कैरेक्टर आता है डोमिनेंस। और डोमिनेंस किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज है वो वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी है। लिखना बंद करो, पहले सुनो। किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज है वो वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी है। जितनी स्पीसीज है उसमें से जिस स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा वो डोमिनेंट है। अरे समझ रहे हो क्या? अभी किसका नंबर ज्यादा है तो कौन डोमिनेंट है? फिर कम्युनिटी का नाम भी उसी के नाम से पुकारा जाएगा। ये कौन सी कम्युनिटी है? ये कम्युनिटी। बात समझ में आ गई बेटा? अब इसको कहां ले जाए? घर पे ले जाए, इरेज कर दें इससे। अरे यार ये क्या कर रहा हो तुम लोग? ओल तो सारा हो जाएगा। हाथ से करो। अच्छा प्लस करूं? तुम लोग बस तुम यही खिलवाते रहना मेरे से आज। कहाँ हो? ठीक है, यही खेलते रहेंगे आज हम। यार ये लाइन का हटने का देखना पड़ेगा यार, ये मामला सही नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे पाइनस कम्युनिटी। हिमालय पर है। क्या हिमालय पर केवल पाइनस है? फिर पाइनस कम्युनिटी क्यों कहा? डोमिनेंट है। जैसे प्रोसोपिस कम्युनिटी अरावली पर है बेटा। जैसे मैंग्रोव कम्युनिटी सुंदरबन।
वेस्ट बंगाल बेटा, WB। दूर दूर तक के बच्चे एक बात और सुन लो, बात डोमिनेंट की हो रही है, कीस्टोन की नहीं। जो डोमिनेंट होगा वो कभी कीस्टोन नहीं होगा। कीस्टोन होने के लिए नंबर, बायोमास, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंट का नंबर, समझ पा? एक दिन की बात है बेटा, आप हिमालय पर थे, एजुकेशनल टूर, आपने सोचा चलो आ ही गए तो फिर स्टडी भी हो जाए। तो यहाँ पर आपने 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया लिया और वहाँ पर स्टडी करना शुरू किया। तो पता लगा कि पाइनस तो उगी रहा है, साथ में ग्रास भी उग रही है। बताइए पाइनस और ग्रास में किसका नंबर ज्यादा है? ग्रास का नंबर ज्यादा है। तो हमारी बात तो उलट हो गई यार, उस हिसाब से तो ग्रास कम्युनिटी कहना चाहिए ना। याद रखो, आपका कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? ट्री टू ट्री कंपैरिजन अगर हो रहा है तो बराबर के इंडिविजुअल में कंपैरिजन है। आप नंबर देखकर डोमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर आपका कंपैरिजन ट्री और ग्रास के बीच में हो रहा है तो उस केस में आप बहुत बड़ा और बहुत छोटा इंडिविजुअल आ गया तो आप बायोमास देखकर डोमिनेंस फाइंड आउट करेंगे। बहुत बड़ा और बहुत छोटा इंडिविजुअल होगा तो क्या देखेंगे? बायोमास देखा जाएगा। अगर आप ट्री और ट्री के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो नंबर से ही हो जाएगा। अरे वैसे देखा जाए तो बायोमास तो हमेशा वेटेज पे था। जब बराबर के इंडिविजुअल है तो बायोमास लेने की मेहनत क्यों करो, नंबर से काम चल जाएगा। तो ये सेकंड कैरेक्टर है कम्युनिटी का डोमिनेंस। थर्ड कैरेक्टर आ रहा है, तुरंत चेप लेंगे आप। चुके हैं बेटा? नहीं, कुछ बच्चे अभी क्या कह रहा है? हाँ? क्या क्या नई नई चीजें ढूंढ रखी तुम लोगों ने? है? तुम लोग शुरू से ही इतने घातक हो कि अभी अभी हुए हो बेटा? हाँ? जीए सर पढ़ा के गए हैं। थर्ड कैरेक्टर, और थर्ड कैरेक्टर आता है स्ट्रैटिफिकेशन। बस अब बोर्ड पे ध्यान से बेटा। क्या कह रहा है? इसको पिंक पसंद आ गया क्या आजकल? थर्ड कैरेक्टर है स्ट्रेटिफिकेशन। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो ध्यान से। स्ट्रेटिफिकेशन टर्म स्ट्रेटा से बनी है। स्ट्रेटा का मीनिंग बायोलॉजी में जहां भी आता है लेयर से होता है। लेयर। हम बायोटिक कम्युनिटी में लेयरिंग देखना चाहते हैं। इसके लिए एक बार चले गए हम फॉरेस्ट में और वहां जाकर हमने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सरफेस पर ही मूवमेंट कर रहे हैं,
क्या उनको हम सरफेस ड्वेलर कहेंगे? कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट बढ़ चुकी है, क्या वो हर्ब है बेटा? कुछ ऐसे हैं जो और बड़े हो गए, वो अंडर श्रब है, फिर श्रब है, और जो सबसे बड़े हैं वो ट्री हैं। ओहो, यहाँ के प्लांट तो अलग अलग ग्रोथ हैबिट में है यार। जरा दोबारा मुझे बताएंगे आप, सबसे नीचे जो सरफेस पर ही चल रहे हैं उन्हें किस नाम से पुकारा? क्या कहा? सरफेस ड्वेलर। ओहो, सरफेस ड्वेलर के नाम से पुकारा है। और जिनकी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है वो क्या कहलाते हैं? हर्ब। उग जाओ हर्ब। जो थोड़े और बड़े हो गए, अंडर श्रब्स। जो इनसे बड़े हो रहे हैं, श्रब्स। नहीं बेटा नहीं, अच्छी बात नहीं। और जो यहां सबसे बड़े हैं वो कहलाते हैं ट्री। सब बच्चे ध्यान से देख लें, ट्री हवा में नहीं है। इनका स्टेम नीचे तक आ रहा है, लेकिन बाकी की लेयर की वजह से दिख नहीं पा रहा क्योंकि उन्होंने ढक रखा है। क्या यहां सबसे नीचे वाली लेयर सरफेस ड्वेलर की है? उसके बाद सबसे ऊपर हर एक लेयर एक स्ट्रेटा कहलाती है, और टोटल को मिला के कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां पर अब तो कह दो रे बेटा, वर्टिकल लेयरिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंट ग्रोथ हैबिट क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन। एनसीईआरटी ने भी पता 242 पर आपको ये लिखा है कि वर्टिकल लेयरिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंट ग्रोथ हैबिट, वही बेटा स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से पुकारा जाएगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करके लिखा है एनसीईआरटी ने। अभी आप फॉरेस्ट में आए हैं, इसका मतलब कि आप फॉरेस्ट का स्ट्रेटिफिकेशन देख रहे हैं। जिस किसी भी फॉरेस्ट में आप अभी हैं, जरा एक बार देखें तो सही, कितने स्ट्रेटा वहां पर बन रहे हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5। अगर किसी भी फॉरेस्ट में आपको 4 से 5 स्ट्रेटा मिलते हैं तो वो किसी भी फॉरेस्ट का मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन है। और मैक्सिमम वही होता है जिसकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पर मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन के साथ में होगा बेटा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन होगा। यही वजह है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आप मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट के नाम से पुकारते हो, क्योंकि हर एक स्ट्रेटा एक स्टोरी मंजिल बहुमंजिला है। मल्टी स्टोरीड बहुमंजिला। और यहां आप ये भी कह दो, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। कौन सा स्ट्रेटिफिकेशन? क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग है कि हर एक ग्रोथ हैबिट की एक दो नहीं, बहुत सारी स्पीसीज है। सरफेस ड्वेलर की एक दो नहीं, बहुत सारी स्पीसीज होती है। अच्छे से दिखता है, ये रहे सरफेस ड्वेलर। हर्ब की एक दो नहीं, ज्यादा स्पीसीज है, अच्छे से दिखेगा हर्ब। अंडर श्रब, उसे क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको ये तो समझा दिया कि स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है। और हाँ, मैंने ये तो आपको समझा दिया कि स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है। लेकिन अगर कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई स्ट्रेटिफिकेशन अकर इन फॉरेस्ट, व्हाई स्ट्रेटिफिकेशन अकर इन फॉरेस्ट, क्यों होता है, तो आपका सीधा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट।
अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट, लाइट की नीड के हिसाब से ऐसा हो रहा है। जिसकी जैसी लाइट की नीड होगी उसके हिसाब से अरेंज हो रहा है। जिसकी लाइट की नीड सबसे कम है वो सरफेस ड्वेलर है, जिसकी लाइट की नीड सबसे ज़्यादा है वो ट्री बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो आपका आंसर लाइट होगा बेटा। लाइट की बेसिस पर ही अरेंजमेंट हो रहा है। या फिर आप कह सकते हो फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। और यहाँ रिसोर्स में बेटा लाइट ही आ रहा है। जिसका लाइट यूज एफिशिएंसी जितना ज्यादा है वो सबसे नीचे है। नहीं समझे क्या बात? रुको रुको, आराम से लिखना बंद करो। सरफेस ड्वेलर की लाइट यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस जानते हैं। एफिशिएंसी, दक्षता कहते हैं हिंदी में। बेटा याद रखो, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस जानता है। तो सरफेस ड्वेलर की लाइट यूज एफिशिएंसी सबसे, ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं सरफेस ड्वेलर को यहां से उठाकर ऐसी जगह पे लगा दूं जहां पर बढ़िया लाइट है, हाई लाइट कंडीशन है, सरफेस ड्वेलर की ग्रोथ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, रुक जाएगी या मर जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि अब उसकी आदत, उसका अडेप्टेशन हो चुका है कि वो लो लाइट कंडीशन में रहे। अगर आप उसे हाई लाइट में एक्सपोज कर दोगे तो नहीं रह पाएगा, मर जाएगा बेटा। ये याद रखो, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सरफेस ड्वेलर को हाई लाइट में एक्सपोज कर दें तो क्या होगा, तो आंसर सीधा होगा, वो मर जाएगा। तो ये तो है फॉरेस्ट। चलो एक झील में भी चल के देखेंगे कि वहां स्ट्रेटिफिकेशन कैसे हो रहा है। तुरंत बेटा तुरंत। दिख तो रहा है ना सबको? फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस लाइट और लेक स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस लाइट और टेम्परेचर दोनों होगा। लाइट की बेसिस पर लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल, 3 प्रकार के जोन बनेंगे। टेम्परेचर की बेसिस पर एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। बेटा लिम्नियन का मतलब ही लेयर है। लाइट और टेम्परेचर दोनों की बेसिस पर है। टेम्परेचर की बेसिस पे तो जब टेम्परेचर आएगा तो डिटेल से वहीं पढ़ लेंगे। आज तो लाइट की बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है। ये लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन है बेटा। तो लाइट की बेसिस पर लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल कैसे बनते हैं अब हम बोर्ड पे समझेंगे। चलें देखें, देखिए ये रही एक लेक, जिसमें भरा है पानी।
बोर्ड पे देखें, सबसे पहले ये किनारे वाले एरिया, आपको तो बोर्ड पर दो तरफ दिख रहा है, लेकिन आपका व्यू तो 3D होना चाहिए। जहां जहां किनारा है वहां वहां लिटोरल जोन है। ठीक, जब इससे निकलकर यहां आए तो खुला पानी ही पानी है। ओपन वाटर जोन लिम्नेटिक जोन कहलाता है। लिम्नेटिक जोन की गहराई कहां तक होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लाइट कहां तक पेनिट्रेट कर रही है। लिम्नेटिक जोन की गहराई अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से हो सकती है। अगर ये झील किसी ऐसी जगह पर है जो दूर कहीं फॉरेस्ट, जहां ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिम्नेटिक की गहराई ज्यादा होगी, क्योंकि पानी क्लियर रहता है तो लाइट का पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये झील किसी गांव के किनारे है, तो आप बच्चे तो जानते हो ना बेटा, गांव वाले किनारे आते हैं, नहाते हैं और धोते हैं कपड़े। अगर ऐसा है तो तरह तरह के पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, तो इस जोन की गहराई में कमी आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। नीचे आ जाओ, यहां पर अब अंधेरा है, लाइट नहीं पहुंच पा रही है, इसे आप प्रोफंडल जोन के नाम से पुकारते हैं। कौन सा जोन? तो अगर आज के बाद अब कभी भी मैं आपसे कहूं कि झील का किनारा, एज ऑफ लेक, तो आपका सीधा आंसर होगा लिटोरल जोन। मैं आपसे कहता हूं कि ओपन वाटर जोन, तो आप सब बच्चे कह देंगे कि ये लिम्नेटिक है। और डीप डार्क जोन ये कहलाता है बेटा प्रोफंडल जोन। अरे इधर ये देखो, ये जहां ये चल रहा है, पेन चल रहा है, जहां देखो, डीप बॉटम ऑफ लेक, जिसे आप और हम बोलचाल में तल कहते हैं, तल को बेंथिक जोन कहा जाता है। नाम बोलो रे, बेंथिक जोन। अभी आपको ये तल प्रोफंडल जोन में दिख रहा है, लेकिन हमेशा ये प्रोफंडल में हो जरूरी नहीं है। देखते हैं कितने बच्चे मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ पाते हैं। तालाब, पौंड में, तालाब में बेंथिक होगा, प्रोफंडल नहीं। तालाब की गहराई नीचे तक लाइट जाती है, समझ रहे हैं क्या आप? तालाब में तल तो है लेकिन प्रोफंडल नहीं है। अरे पहुंच पा रहा है क्या? एक और सुनो, जहां जहां झील में तल है वहां वहां बेंथिक है, चाहे वो तल यहां का हो चाहे यहां का हो है। लेकिन बेंथिक कहने से आपका पहला व्यू डीप बॉटम का बनता है। नहीं समझे मेरी बात को? जब कभी भी आपको एग्जाम में बेंथिक कहा जाता है तो आपका पहला व्यू डीप बॉटम का ही होना चाहिए। वो आपसे कुछ और पूछना चाहता है, लिख के देगा, उसके बिना नहीं मानना बेटा। उसके बिना तो आप डीप बॉटम ही सोचना कि बेंथिक वही है। पहुंच पा रहा है बेटा? नेक्स्ट स्टेटमेंट, एनसीईआरटी कहती है कि बेंथिक एनिमल का टाइप, बेंथिक एनिमल किसको कहते हैं? जो तल में रहते हैं। बेंथिक एनिमल का टाइप इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेडिमेंट का कैरेक्टर कैसा है। हर झील में नीचे क्या मड ही मड होता है? सैंड भी हो सकती है, रॉक भी हो सकती है। अगर मड है तो मड में रहने वाला एनिमल आएगा, सैंड है तो सैंड वाला आएगा, रॉक है तो रॉक वाला आएगा। क्या हर झील के तल में मिलने वाले एनिमल एक जैसे हैं? ना ना, अलग अलग प्रकार के होंगे।
ये निर्भर करता है कि झील में तल कैसा है। आओ बेटा एक एक जोन को देखते हैं, और इसके लिए अब हम चलते हैं यहां लिटोरल। ऐसे प्लांट यहां पर है जिन्होंने अपनी रूट को पेनिट्रेट कर रखा है। शैलो वाटर है, पानी कम है, मडी एरिया है, रूट को नीचे पेनिट्रेट कर रखा है और ग्रो कर रहे हैं। पानी में हवा दोनों में एम्फीबियस नेचर है रे यार, है बेटा। झील के किनारे एक और इकोसिस्टम भी तो होगा, ग्रासलैंड हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है। मान लो कोई फॉरेस्ट है, तो जब मैं फॉरेस्ट से निकलकर झील की तरफ जाता हूं तो एक एरिया ऐसा जरूर आता है जहां फॉरेस्ट खत्म, झील शुरू। क्या बीच में दीवार है? अरे दोनों ओवरलैप्ड है रे यार। और ऐसा ओवरलैप्ड एरिया क्या कहलाता है? हमारा लिटोरल इकोटोन ही है। इकोटोन की डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मैक्सिमम क्या अर्थ की मैक्सिमम? इधर और उधर से मैक्सिमम है, क्योंकि इधर वाले भी हैं, और जब दोनों होंगे तो वैरायटी, डाइवर्सिटी गजब। आज आगे आओ बेटा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ऐसे प्लांट है जो सरफेस पर ही फ्लोट कर रहे हैं। क्या ऐसे प्लांट को आप फाइटोप्लैंक्टन कहते हो? ऐसे प्लांट भी यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं जो डूबे हैं, इनके पास रूट भी है लेकिन कहीं पेनिट्रेट नहीं करते। ऐसे प्लांट को आप सस्पेंडेड के नाम से पुकारते हैं, जैसे एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया। अरे ऐसे प्लांट भी यहाँ पर है जो डूबे हैं और अपनी रूट को मड में पेनिट्रेट कर रहे हैं। इनको आप रूटेड सबमर्ज के नाम से पुकारते हैं। कौन से सबमर्ज? जैसे एग्जाम्पल आप जानते हो हाइड्रीला वेलिसिनेरिया, है बेटा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ प्लैंकटन भी है, सस्पेंडेड भी है, सबमर्ज भी है, तो लाइट है, ऑटोट्रॉफ है। कुछ बच्चे कह दें कि सर प्लैंकटन भी है, सस्पेंडेड भी है, सबमर्ज भी है, तो यहाँ की डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, फिर इधर की क्यों? बेटा वहां जो भी है हाइड्रोफाइटिक है, यहाँ हाइड्रोफाइटिक के साथ टेरेस्ट्रियल भी है। तो बेटा याद रख लेना, यहाँ वैरायटी ज्यादा तो डाइवर्सिटी। मान लो रे बेटा यहाँ और यहाँ की नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर, वैसे ऐसा होता नहीं, इधर ज्यादा ही होती है। मान लो यहाँ और यहाँ की नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर, फिर भी इधर की डाइवर्सिटी ज्यादा, अनरिलेटेड ज्यादा तो डाइवर्सिटी ज्यादा। तो बेटा याद रख लो यहाँ की डाइवर्सिटी ज्यादा ही होगी इकोटोन की। नीचे आ जाओ। क्या लाइट है यहाँ पर? लाइट नहीं है, तो यहाँ लाइट नहीं है, तो यहाँ पर हेट्रोट्रॉफ होगा, क्योंकि ऑटोट्रॉफ तो यहाँ पर हो नहीं सकता, लाइट ही नहीं है। क्या मैं ऐसा लिख दूं कि यहाँ मैक्सिमम यहाँ पर हेट्रोट्रॉफ मिल रहा है? मैंने ओनली नहीं लिखा, मैक्सिमम लिखा, क्योंकि कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ तो हो सकता है। जैसे स्नेल यहाँ पर है, जैसे क्रैब यहाँ पर है, जैसे मॉलस्क यहाँ पर है, जैसे डीकंपोजर बैक्टीरिया यहाँ पर है। अरे होगा। तो यहाँ पर ये मैंने एनिमल के नाम भी लिख दिए। आओ बेटा अब एक एक करके तीनों जगह पर हम P/B रेशो को समझेंगे। P/B रेशो। एक काम करते हैं, पेज नया लेते हैं, ऐसा कहीं इसी में ले लें, इसी में लिख लेते हैं। चलिए, नहीं छोटा नहीं करना इस बार, कोई बात नहीं, अभी पीछे कर देंगे। कुछ समझ रहे हैं आप? आ जाओ, पहले लिम्नेटिक में आते हैं। P/B रेशो देखेंगे हम। P बोले
अरे रे रे रे, पी बाई आर देखेंगे, बी तो वहां देखेंगे सक्सेशन में। कुछ पीछे वाले बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, मेरा दिमाग उनमें जा रहा था, बहुत देर से मैं देख रहा हूं उनको, पता नहीं सब क्या देख रहे हैं हंस हंस के। P by R, P by R रेशो, फोटोसिंथेसिस बाय रेस्पिरेशन। बेटा आपको यहां पर यह देखना है कि कितनी ऑक्सीजन एवोल्यूट हुई और रेस्पिरेशन में कितनी कंज्यूम हुई। याद रखो, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंजप्शन में वेटेज देना पड़े तो डीकंपोजर्स को सबसे ज्यादा देना बेटा, क्योंकि डीकंपोजिशन हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है बेटा, है बेटा। आओ देखते हैं, पहले मैं इधर आ जाऊं लिम्नेटिक में, नाम लिखूं क्या इनके वापस? चलो कोई एक बार लिख देते हैं, देख लो। ये तो कौन सा जोन था? लिटोरल जोन। ये कौन सा था बेटा? लिम्नेटिक जोन। बहुत बढ़िया, गजब हो गया। ये क्या है? प्रोफंडल जोन। अब देखो बेटा, इधर देखो, क्या मैं ऐसा कह दूं कि यहां का पी ज्यादा है आर कम है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसा कह दूं कि यहां का P बाई बी और P बाई आर ग्रेटर देन 1। सच है? सही है? यही है। आ जाओ इधर से इधर आओ। अब जो मैं कह रहा हूं वो पहुंचे तभी हाँ भरना। मैं जो कह रहा हूं सच ही कह रहा हूं, बस इतना बताना आपको समझ में आया कि नहीं। ये यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का डाइवर्सिटी ज्यादा, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का पी ज्यादा, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का आर भी ज्यादा, क्योंकि अब मडी एरिया आ चुका है। यहाँ मड है, पत्ती टूट रही है, पेड़ भी टूट रहा है, एनिमल भी मर रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, आर बढ़ रहा है। लेकिन आर कितना बढ़ गया ये कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम सोच के तो देख सकते हैं। बढ़ जा रहे आर, कितना बढ़ेगा? मैक्सिमम बढ़ेगा तो पी के बराबर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी स्टेबल कम्युनिटी में अगर आर पी से ज्यादा हो गया तो जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा खर्चा भारी पड़ जाता है। अरे ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा बेटा? एक बार फिर हो जाए। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का डाइवर्सिटी, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का पी, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का आर, लेकिन आर कितना ज्यादा? मैक्सिमम पी के बराबर। क्या यहाँ का पी बाई आर इक्वल 1 है बेटा? नीचे प्रोफंडल में आ जाओ। पी कम आर ज्यादा, पी बाई आर लेस देन 1। फिर आप कहेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि आर ज्यादा नहीं होता, वो तो गया, फिर कैसे सर्वाइवल? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने ये बीच में लाइन कोई दीवार बना दी क्या? जब मैं प्रोफंडल कहता हूं तो आपके दिमाग में कौन सा एरिया आता है? जहां लाइट, तो वहां तो पी कम आर ज्यादा ही कहूंगा। इस बड़े हुए आर को बैलेंस करने के लिए ऊपर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर नीचे आती है। अरे इस बड़े हुए आर को बैलेंस करती है, लेकिन ऊपर से आई हुई ऑक्सीजन को मैं यहां काउंट नहीं करता क्योंकि वो तो लिम्नेटिक की है। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनो। जब आर बढ़ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर नीचे आई है, डिफ्यूजन, एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो ऊपर से ऑक्सीजन नीचे आई है उसको मैं यहाँ काउंट, क्योंकि वो तो लिम्नेटिक की है। तो ये बड़ा हुआ आर बैलेंस हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इकोसिस्टम तो एक ही है, ये तो लाइट की बेसिस पे लाइन खींची है आपने। अरे समझ रहे कि नहीं? जब आप लिम्नेटिक में है तो पी ज्यादा है आर कम है। मेरा ये वाला हाथ पी है और ये आर है। नीचे आओ गहराई में, क्या मेरे हाथों की मूवमेंट ऐसी हो रही है? पी क्या हो रहा है, आर क्या हो रहा है? क्या एक टाइम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे? कंपनसेशन जोन। कौन सा जोन? कंपनसेशन जोन। P इक्वल्स टू R, P बाई R इक्वल 1। कंपनसेशन जोन है बेटा। कोई दिक्कत? अब मैं क्वेश्चन बोलूं, मतलब डायरेक्ट एरिया का नाम बोलूं, P बाई आर आप बोलेंगे? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल 1, बस इतना ही बोलना है आपको। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल 1, ऐसे बोलना है बस। जल्दी बताओ।
लिटोरल, अरे इक्वल बने रहे यार, सुन के आंसर दो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रोफंडल, कंपनसेशन, लिटोरल, वन, लिम्नेटिक। ये टिप्स पे आ जाना चाहिए आज की तारीख में, 12 बजे से पहले पहले, वरना तारीख सब बच्चों को क्लियर है ढंग से? जल्दी बताओ, क्या लिम्नेटिक, कंपनसेशन, प्रोफंडल एक लाइन में दिख रहा है? सबसे ज्यादा लाइट कहाँ है? तो जहां सबसे ज्यादा लाइट है उसको कहते हैं यूफोटिक। यू का मतलब वैसे तो ट्रू होता है, लेकिन अपनी इकोलॉजी डाइवर्सिटी में ट्रू है। यू बैक्टीरिया, लेकिन अपनी इकोलॉजी में यू का मतलब रिच होगा, ज्यादा होगा। यू रिच ज्यादा, यूफोटिक बहुत है लाइट, यूट्रॉफिक बहुत है मिनरल। नहीं समझे क्या? यूट्रॉफिक टर्म सुनी सब बच्चों ने? जब मिनरल बढ़ जाता है तो उसको यूट्रॉफिक कहा जाता है ना। एक शब्द आता है पॉल्यूशन में, यूट्रॉफिकेशन। तो यूट्रॉफिक मतलब मिनरल का बढ़ जाना बेटा। कम है लाइट डिस्फोटिक, नहीं है लाइट एफोटिक। चपें चपें चपें। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये सन के साथ लाइट पेनिट्रेट कर रही है, यहां तक पहुंचाना, ज्यादा नीचे नहीं। झील बनाओ, झील, गड्ढा नहीं। गजब ही कंजूस हो यार। हाफ बिरयानी, ये कंजूस को कहते हैं कैसा? बातें वो कहो जो मेरे समझ में आए बेटा, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। हाफ बिरयानी, खान बिरयानी, अच्छा। तलवंडी चौराहे पे दुकान है तुम्हारी ऐसी? अच्छा, तो मैंने तो नहीं देखी वहां ऐसी कोई दुकान है यार। अब हम लेक और ओशन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ओशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि जिसको यहाँ लिटोरल कहा है उसे वहाँ क्या कहेंगे, जिसे यहाँ लिम्नेटिक कहा है उसे वहाँ क्या कहेंगे, जिसे यहाँ प्रोफंडल कहा है उसे वहाँ क्या कहेंगे। देखेंगे इधर, अगर आज ओशन स्ट्रेटिफिकेशन हमारे सिलेबस में होता तो डायग्राम ऐसा बनता। ओशन में किनारे से जब दूर जाते हैं तो गहराई धीरे धीरे बढ़ती है, ज़्यादा दूर मत जाना बेटा, बिल्कुल डूब जाओगे बेटा। ये रहे किनारे वाले एरिया, जिनको यहाँ भी लिटोरल के नाम से ही पुकारते हैं। ये यहाँ मान लीजिए, यहाँ किनारे पर कुछ चट्टानें पड़ी हुई है, लहरें आती है। जब टाइड हाई होते हैं तो ये पानी से ढक जाती है चट्टानें, और जब लो टाइड कंडीशन होती है तो इनसे टकरा टकरा कर पानी वापस आ जाता है, मतलब कि ये एक्सपोज्ड रहती है। बेटा अब मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सब बच्चों तक पहुंचना चाहिए। लिटोरल जोन का वो पार्ट जो हाई टाइड में पानी से कवर, लो टाइड में एक्सपोज्ड रहता है, इंटर टाइडल जोन कहलाता है। कौन सा जोन? मैं रिपीट करता हूं,
लिटोरल जोन का वो पार्ट जो हाई टाइड में पानी से ढक जाता है, लो टाइड में एक्सपोज रहता है, वो इंटर टाइडल जोन कहलाता है। शब्द को बोलना, इंटर, लोअर हाई टाइड के बीच का एरिया है। आगे चलकर प्रेडेशन पढ़ेंगे, कंपटीशन पढ़ेंगे, वहां पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इंटरटाइडल टर्म आएगी बेटा, तो ध्यान रखना। लिम्नेटिक जोन जो यहाँ पर है उसे यहाँ पैलेजिक जोन कहा जाता है, और जो प्रोफंडल है उसे एबैसल कहते हैं। इधर देखिए, ये पानी ही पानी है, ओपन वाटर जोन, इसे आप पैलेजिक जोन के नाम से पुकारते हैं बेटा। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ लाइट नहीं पहुँच पा रही है उसे एबैसल जोन के नाम से पुकारा जाएगा, उसे एबैसल जोन कहा जाता है। जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती वो एबैसल है। तो नाम समझ में आ रहे हैं, तो बस कंपैरिजन याद रखना है, डिटेल नहीं। आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी की चर्चा अगले एपिसोड में।